हेलो दोस्तों, पैरेलल एकेडमी की ओर से आप सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन और ये हमारा 13वां लेक्चर है। और प्रोनाउन में हमने पढ़ लिया था, प्रोनाउन के पार्ट थे। पहला था हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा था एम्फेटिक प्रोनाउन और ये चौथा था डेमोन्स्ट्रेटिव। प्रोनाउन ये इसका मतलब होता है, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब पुरुषवाचक, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है निजवाचक, एम्फेटिक का मतलब बलात्मक होता है और जो चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव, उसका मतलब होता है संकेत वाचक। ठीक है, ये चारों होने के बाद हम पढ़ेंगे पांचवा, जो हमने कल लिखा था, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है इंडेफिनिट यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। One should work hard for success. अब हमें पता है कि वन का मतलब होता है एक, पर यहाँ पर वन कर्ता के रूप में आया है, तो इसका मतलब होगा कोई एक व्यक्ति। ठीक है, जिसके बारे में अधिक जानकारी ना हो, वो कोई एक। वन शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, यानी किसी को भी अगर सक्सेस चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए, कठिन मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वन आया है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ऐसे जो सर्वनाम होते हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इस वन जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के बारे में कुछ और हमें पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वन आया है। इसी के अलावा जैसे एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं। वन, सम, एनी,
all, few, many। अब इन दोनों में भी, फ्यू और मैनी में भी, हमें जो मात्रा है उसके बारे में बता रहा है, पर मात्रा है कितनी वो उसके बारे में कोई भी निश्चय नहीं है। बस फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, और मैनी का मतलब कई, यानी ज़्यादा। एनी का मतलब होता है कोई, और आल का मतलब होता है सब। अब सब में कितने लोग हैं ये भी नहीं पता है, और सम का मतलब होता है कुछ। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं, उनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। जो सर्वनाम वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित करते हैं, किंतु ये विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, और एक नोट डाल के लिख लेते हैं। इन सर्वनाम का उपयोग, जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो इससे पहले प्रोनाउन था, कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, और पुरुषवाचक सर्वनाम था। उसमें क्या था? यू का प्रयोग, योर का प्रयोग हो के हमारे पास किस में काम में ले सकते थे? एडजेक्टिव में काम में ले सकते थे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, उसको भी हम एडजेक्टिव के रूप में, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम में ले सकते थे। वैसे ही यहाँ पे जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसको भी हम ये एडजेक्टिव के रूप में काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं। इनका प्रयोग विशेषण की तरह भी हो सकता है। अब मैं लिख देता हूँ, एनी पर्सन कैन डू दैट। यानी कोई भी व्यक्ति उसे कर सकता है। कोई काम है तो कोई भी व्यक्ति उस काम को कर सकता है। तो यहाँ पे जो कोई व्यक्ति है, कोई जो है, ये किसके रूप में काम में आ रहा है? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? इंडेफिनिट एडजेक्टिव के रूप में काम आ रहा है। ठीक है, ये कौन सा है? ये नाउन है। इसके बाद में है, एक और नोट लिख लेते हैं कि एनी के बाद में हम बड़ी लगा दें, एनी बडी। एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, ईच,
इन शब्दों को सूचित करने के लिए प्रसंग का मतलब होता है घटना, घटना के अनुसार क्या लेते हैं, इनमें ही या शी का प्रयोग होता है। क्या कहना चाह रहा है कि जो एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, ईच, ये जो शब्द हैं इनको सूचित करने के लिए जो घटना है उसके अनुसार ही का प्रयोग या शी का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमने लिखा आई शैल बी glad to help everyone of my boys in his studies। ये कठिन सेंटेंस है वैसे तो, पर आप यहाँ ध्यान मत दीजिए, सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए एवरीवन जो आया है इसके बाद में एवरीवन ऑफ माय बॉयज़ इन हिज स्टडीज़, इसके बाद में जो हिज आया है वो किसके लिए आया है, ही इज़ एवरीवन के लिए आया है। तो यहाँ पे हम आगे जब हम इसके बारे में बात करेंगे एवरीवन की, तो यहाँ पे हिज या ही या हिज या हिम ऐसा लगा देंगे, शी लगा देंगे। ठीक है, पर जैसे मान लो कभी औपचारिकता के रूप में औपचारिकता क्या होती है, फॉर्मेलिटी, इसके रूप में हम क्या करते हैं, बहुवचन सर्वनाम का यूज करते हैं। यहाँ पे हिज है, इसकी जगह देयर लगा देंगे। अगर यहाँ पे हिज जो क्या कहते हैं सर्वनाम है उसको हम औपचारिकता के रूप में देखें, अगर हम किसी रेस्पेक्टफुल व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम देयर, देम, दे आदि लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा था इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो छठवां पार्ट है हमारा, वो है विभागवाचक या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका मतलब है विभागवाचक सर्वनाम। ये विभागवाचक सर्वनाम के नाम से स्पष्ट है कि ये विभाग यानी विभाजित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ कौन कौन से होते हैं ये, ईच, ईदर, नीदर। ये क्या कर रहे हैं, एक ही समय में व्यक्ति या वस्तुओं
में से केवल एक ही को सूचित करते हैं। यहाँ पे जो केवल एक ही जो हमने लिखा है, इसका मतलब हुआ है कि एक समय पे इसमें वो केवल एक ही व्यक्ति को, यदि कितने व्यक्ति हों उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को उठाएगा, या तो इसको ले लेगा, ये नहीं बताया है कि कौन से को लेगा, पर इनमें से कोई एक रहेगा। ठीक है, अब इनमें ये हम देख लेते हैं कि इनका ईच का मतलब क्या होता है, एवरी का मतलब क्या होता है और नीदर का मतलब क्या होता है। ईच का मतलब होता है कि अनेक व्यक्ति या वस्तुओं में से अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। ठीक है, ईच का प्रयोग किसके लिए होता है? अलग अलग प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है। जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल लिखा, ईच ऑफ द बॉयज़, इतना सा लिखा मैंने। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, मान लिए हमने 5 बच्चे हैं, तो इनमें से हर बार ये भी एक बार आएगा, ये भी एक बार आएगा, ये भी एक बार आएगा, ये भी, और ये भी एक बार आएगा। पर ये एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में सूचना दे रहा है। तो ईच ऑफ द बॉयज़ में क्या आएगा? जो बच्चों में से प्रत्येक। ठीक है, एवरी, इसका ईदर का देख लेते हैं। ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, या फिर दो में से पहला या दूसरा। ठीक है, अब ईदर में क्या होते हैं? सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं, और इनमें से कोई एक, या तो यह पहला आएगा और या फिर दूसरा आएगा। ठीक है, यहाँ पे ईदर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब नीदर का मतलब क्या होता है? 2 में से कोई भी नहीं। ठीक है, ये क्या है? ईदर का निषेधात्मक या निषेधात्मक रूप है। अब नीदर और ईदर इनका प्रयोग हम जब करते हैं जब 2 में से
एक के बारे में बात कर रहे हों, ठीक है, पर हमें जब दो या दो से अधिक के बारे में बात कर रहे हों तब हमें क्या काम में लेना चाहिए? एनी, नो वन, नन आदि काम में लेने चाहिए। नीदर के लिए तो ये दोनों और इधर के लिए एनी, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि ईच जो सर्वनाम है इसका हमको पोजीशन ध्यान रखना चाहिए। पोजीशन का मतलब वो कहाँ कौन सी स्थिति पे है। तो अब हम लिखेंगे प्रत्येक सर्वनाम का जो स्थान है यानी पोजीशन, उसका ध्यान रखना चाहिए। ईच जो है वो 3 तरह से प्रयुक्त हो सकता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक तो हम लिखें ईच ऑफ द मैन, पिछली बार हमने लिखा था ईच ऑफ द बॉयज़, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है ईच बीच में आएगा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दीस मैन रिसीव्ड ईच ए रिवार्ड। यहाँ पे इसके वर्ब के बाद में आ रहा है ईच, ठीक है, पर एक किसके बारे में बता रहा है? इस मैन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तीसरा है हमारे पास these horses cost 5,000 rupees each। यहाँ पे जो ईच है इन हॉर्सेस के लिए आ रहा है और ये कई हॉर्सेस हो सकते हैं और उनमें से प्रत्येक की कीमत कितनी है? 5,000 रुपये, ठीक है। इसमें ऊपर वाले में क्या था कि दीज यानी ये जो लोग हैं उन्होंने जो प्रत्येक ने एक रिवार्ड प्राप्त किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ईच आ रहा है, ये ईच मनी के बाद में आ रहा है, तो संख्या के बाद ईच का प्रयोग अधिक प्रचलित है, ठीक है। ये नोट डाल देते हैं हम। इसके बाद में कुछ और लिख लेते हैं, कुछ और बातें। ये भी नोट है, ठीक है, कि निम्नलिखित वाक्यों में जो नीचे लिखे गए हैं, अभी हम लिखेंगे वाक्य, इसमें ईच, ईदर और नीदर इनका प्रयोग विशेषण के रूप में होता है,
और इनके बाद एक वचन संज्ञा प्रयुक्त होती है। एक वचन संज्ञा हमने पहले भी पढ़ा है, इससे ऊपर यहाँ पे लिखा था केवल एक को सूचित करते हैं, दोनों में से कोई एक के लिए होता है। तो इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक वचन संज्ञा ही प्रयुक्त होती है पूरे विभागात्मक सर्वनाम में। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, ईच बॉय टुक हिज टर्न, यानी प्रत्येक बच्चे ने अपनी जो बाजी थी, अपनी बारी वो अपनी ले ली है। कोई गेम खेल रहे हैं और उसमें सबकी अपनी अपनी बारी आ गई है। तो यहाँ पे ईच क्या है, एडजेक्टिव है, और ये बॉय है, ये नाउन है, और ये कौन सी नाउन है, एक वचन। और ये जो एडजेक्टिव है वो कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नोट नंबर 3 कि ईच व वन, ये दोनों क्या हैं, कर्ता हैं। आपको पता है क्योंकि सर्वनाम है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा सर्वनाम है, इसलिए ये कर्ता के स्थान पर आएंगे। और अदर, अनोदर, ये क्या है, एक कर्म है। ठीक है, किंतु अगर हम ऐसे लिख दें, ईच अदर, वन अनदर, ये हमने पहले भी पढ़ा होगा, कुछ जो वाक्य थे उनमें पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में इससे पहले। तो उनमें ऐसा होता था कि इनको व्यवहार में जो प्रयुक्त करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ये संयुक्त सर्वनाम बन जाते हैं। दो सर्वनाम जुड़कर क्या बनाते हैं, संयुक्त सर्वनाम, यानी कंपाउंड प्रोनाउन। और इन सर्वनामों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों सर्वनाम हैं उनको बोलेंगे हम पारस्परिक सर्वनाम या फिर रेसिप्रोकल। प्रोनाउन। ठीक है, और इनको हम अलग करने के लिए हमें प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। लगाकर अलग करते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो सर्वनाम पास पास आए हैं तो उनको ईच अदर का मतलब हुआ यानी सारों में से कोई एक दूसरा, और वन अनदर ये भी एक वन का ही पार्ट है, पर इनको दोनों को लिखने पे इनका जो कहने का तरीका है वो अधिक निखर के आता है, इसीलिए क्या होता है, इनको दोनों को साथ में यूज़ करते हैं। तो इसलिए अगर हम इनको अलग करना चाहें तो द ब्रदर्स quarreled with each other, यानी जो भाई थे, सारे भाई थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ झगड़ा किया। ईच का मतलब प्रत्येक था ही, और अदर यानी दूसरा। तो इन दोनों को अलग अलग करने के लिए ये विथ जो प्रीपोजिशन है उसका यूज़ हुआ है, क्वारल यानी झगड़ा किया।
ठीक है। तो प्रीपोजिशन के साथ इन दोनों को अलग कर सकते हैं, बाकी ये साथ में रहते हैं। अब ईच अदर का प्रयोग कब होता है? दो व्यक्ति या वस्तुओं के विषय में कहने के लिए, ठीक है। ईच का मतलब तो क्या होता था? दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक, पर यहाँ पे अदर जुड़ने के बाद एक सिर्फ दो व्यक्तियों के बारे में बात करता है। इसके बाद में जो वन अनदर, उसका क्या मतलब होता है वो देखेंगे हम। उसका मतलब होता है दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के विषय में कहने के लिए, ठीक है। ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या विभागात्मक या विभागवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे आगे का जो सर्वनाम है, उसका नाम है संख्यावाचक। वो है रिलेटिव प्रोनाउन। या फिर संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो अभी हम इसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रोनाउन हमने पढ़े, पहला था पर्सनल रिफ्लेक्सिव, दूसरा और तीसरा था एम्फेटिक, चौथा था डेमोन्स्ट्रेटिव। पुरुषवाचक, निजवाचक, बलात्मक और संकेतवाचक। अब हम पांचवा पढ़ेंगे आज, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं ये। और वन शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, ये हमने एग्जाम्पल लिया था। तो वन का मतलब होता है कोई व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति जिसके बारे में अधिक जानकारी ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका वन, सम, एनी, ऑल, फ्यू, मैनी। सम का मतलब कुछ, वन का मतलब कोई एक, हमने पढ़ लिया है। एनी का मतलब कोई, ऑल का मतलब सब, फ्यू का मतलब थोड़ा, और मैनी का मतलब कई, ठीक है। जो सर्वनाम वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित करते हैं किंतु विशेष व्यक्ति या वस्तु के का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब नोट लगा के हमने लिखा था, इनका प्रयोग विशेषण की तरह भी हो सकता है। एनी पर्सन कैन डू दैट। तो एनी का मतलब कोई व्यक्ति, कोई, और पर्सन का मतलब व्यक्ति। तो व्यक्ति एक नाउन है और एनी है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज में लिया गया है, ठीक है। और इसके बाद में एक और नोट लगाया था हमने, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, ईच। इन शब्दों को सूचित करने के लिए या फिर प्रसंग या घटना के अनुसार हम ही या शी का प्रयोग कर लेते हैं। अब आई शैल बी ग्लैड टू हाफ एनीवन। आई शैल बी ग्लैड टू, हाफ नहीं आएगा, हेल्प, हेल्प आएगा यहाँ पे। हेल्प एनीवन, एवरीवन ऑफ माई बॉयज़ इन हिज स्टडीज़। तो एवरीवन जो है वो एक वचन सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पे हिज आएगा। परंतु हम किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए औपचारिकता के रूप में बहुवचन सर्वनाम का भी प्रयोग कर लेते हैं, जहाँ देयर, देम, दे भी आ जाता है। अब छठवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या विभागवाचक सर्वनाम। और विभागवाचक का मतलब होता है विभाजित करना, ठीक है। तो ईच, इधर और नीदर ये सिर्फ विभागवाचक सर्वनाम है। एक समय में व्यक्तियों या वस्तुओं में से केवल एक ही को सूचित करते हैं। अब ईच है वो अनेक व्यक्ति या वस्तुओं में से अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। जैसे 4-5 व्यक्ति लिए हमने, 5 बॉयज़ लिए, उनमें से प्रत्येक, तो सबका आएगा पर उनमें से हर बार एक का काम होगा।
और इसके बाद में है इधर दो में से कोई एक, या फिर हम लिख सकते हैं दो में से पहला या दूसरा। अब यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, इनको इधर से जोड़ने पर हमें पता चलता है कि इन दोनों में से कोई एक पहले आता है और फिर दूसरा आता है। तो ऐसे करके हम इधर का प्रयोग कर लेते हैं। अब आएगा नीदर का प्रयोग, दोनों में से कोई भी नहीं। यह इधर का उल्टा या रेसिप्रोकल या फिर निषेधात्मक रूप हम समझ सकते हैं, या उल्टा रूप है। तो इधर का अगर हम दो से अधिक व्यक्तियों की बात करें, ये तो दो व्यक्तियों की बात थी, और दो से अधिक व्यक्तियों की बात करेंगे तो इधर के स्थान पे एनी आएगा और नीदर के स्थान पर नो वन या फिर नन आएगा। ठीक है। अब ईच सर्वनाम का स्थान, पोजीशन का जो ईच सर्वनाम का जो स्थान है, वो पोजीशन है, वो उसका ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि ईच जो है वो तीन तरह से प्रयुक्त हो सकता है। तो जैसे ईच मैन, ईच ऑफ द मैन, तो यहाँ पे ईच पहले आया है, उसके बाद में दीज मैन रिसीव्ड ईच ए रिवार्ड, तो रिसीव्ड वर्ब के बाद में आया है। और तीसरे में दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5000 रुपीज़ ईच। ठीक है। तो ईच जो है अब आखिरी में आया है, तो संख्या के बाद में ईच का प्रयोग अधिक प्रभावित और प्रचलित है। ठीक है। अब नोट नंबर 2 डाल के देखेंगे कि ईच, इधर और नीदर का प्रयोग जो है विशेषण के रूप में भी होता है। इनके बाद एक वचन संज्ञा प्रयुक्त की जाती है। ठीक है। क्योंकि हमने जो पढ़ा था, ईच और इधर और नीदर, इन तीनों में सिर्फ एक ही व्यक्ति की या वस्तु की बात की जा रही थी। अब एग्जाम्पल है इसका, ईच बॉय टुक हिज टर्न, यानी प्रत्येक बच्चे ने अपनी बारी ले ली। किसी गेम में वो खेल रहे थे, तो यहाँ पे बॉय है वो एक वचन के रूप में एक वचन संज्ञा है, और ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव है वो काम में लिया जा रहा है। अब इसके बाद में नोट नंबर 3 है, ईच व वन करता है, और अदर और अनोदर ये हम कर्म के रूप में काम में लेते हैं, पर इनको जोड़ने पर ईच अदर और वन अनोदर बनता है। ये संयुक्त सर्वनाम है या फिर कंपाउंड प्रोनाउन है। इन दोनों के जो जुड़ने के बाद इनको बोलते हैं पारस्परिक सर्वनाम या फिर रेसिप्रोकल सर्वनाम, प्रोनाउन। ठीक है। इनके बीच में, इनके पहले प्रीपोजिशन लगाकर हम इनको अलग कर देते हैं। जैसे द ब्रदर्स क्वारल्ड विथ ईच अदर, तो विथ लगाकर हमने ईच अदर को अलग अलग कर दिया है। नहीं तो ये किसके बारे में बात करते, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के विषय में कहने के लिए। तो नहीं तो इसके बाद में हमने इस पे विथ लगाकर इसको हमने क्या बना दिया, एक दूसरे के साथ झगड़ा किया कि इन्होंने दो भाई ने। ठीक है। अब ईच अदर का प्रयोग कब किया जाता है, दो व्यक्ति या वस्तुओं के विषय में कहने के लिए। और वन अनादर का मतलब जो यूज़ होता है वो कब होता है, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के विषय में कहने के लिए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन या संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम कल। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।